हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों की क्लास रहेगी। पहले हम टॉपिक कवर करेंगे समावेशी शिक्षा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट को आज हम समझने वाले हैं और उस पर बेस्ड फिर हम कुछ एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो सेशन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहने वाला है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। 2024 उत्तराखंड टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें देखो आज हम लोग समावेशी शिक्षा, जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उसमें से एक है समावेशी शिक्षा। आज आप लोगों के सामने मैं थ्योरी की क्लास लेके आया हूँ, प्लस इसमें हम एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो जिन भी लोगों ने टेलीग्राम से कनेक्ट नहीं किया तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट कर लो, लिंक आपको दिखाई दे रहा है शिक्षा फॉर नौकरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये सारे नोट्स मैं वेबसाइट पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वेबसाइट भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस पर आप एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों चीज़ें मिलेंगी। काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगी। बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी कवर अप करा रहे हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं भाई सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए समावेशी शिक्षा को समझते हैं क्या है। देखो भाई, समावेशी शिक्षा दो टॉपिक मैंने आपको बताए थे, प्लस इसके साथ में एक दूसरा टॉपिक आता है डिसेबिलिटी। ये हम अगले लेक्चर क्लास में कवर अप करेंगे। बात क्लियर हो गई? डिसेबिलिटी के वाले पोर्शन को हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। फिलहाल जो अभी हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास समावेशी शिक्षा को हम देखेंगे, समावेशी शिक्षा को समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो समझते हैं समावेशी शिक्षा जो है क्या है। एक प्रकार का शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसमें जो है सभी क्षमताओं और पृष्ठभूमियों के छात्रों को एक ही कक्षा के अंतर्गत सिखाने की प्रक्रिया की जाती है। मेन मोटिव क्या है हमारा, कि बच्चों को सिखाना है, बच्चों की लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, अधिगम जिसको हम बोलते हैं, उसको मजबूत करने का जो काम होता है वही हमारी क्या होता है कि एक उद्देश्य होता है शिक्षा का, कि अधिगम को ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए। तो यहाँ समावेशी शिक्षा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विभिन्न प्रकार की विविधताओं को देखते हुए एक शिक्षा को समान रूप से बढ़ावा दिया जाए। विभिन्न प्रकार की विविधता का मतलब क्या है कि देखो अलग अलग पृष्ठभूमि हो सकता है कि एक बच्चा ए जो है बैकग्राउंड उसका स्ट्रांग नहीं है, दूसरा बच्चा बी क्या है एक सामान्य बालक है जिसके माता पिता उसको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। जो ए स्टूडेंट है उसके माता पिता उतने काबिल नहीं है कि उसको एक अच्छी एजुकेशन दे सकें, ठीक है। एक सी बच्चा है जिसमें विकलांगता पाई जाती है। बात क्लियर हो गई? तो ये क्या हो गए, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हो गए। तो आप हमारे अभी तक जो एजुकेशन में था कि इस तरीके के विद्यार्थियों को, जैसे विकलांग विद्यार्थी हैं, उनको सामान्य बच्चों से अलग करके पढ़ाया जाता था। तो इस तरीके की धारणाओं को समाप्त करने के लिए ही समावेशी शिक्षा को लाया गया। इसमें जो पिछड़ी जनजाति के बच्चे हैं उनको पढ़ाने की व्यवस्था, सामान्य रूप से आने वाले बच्चों को उनको पढ़ाने की व्यवस्था, या फिर किसी भी विकलांगता से पीड़ित बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था ही क्या है हमारे पास समावेशी शिक्षा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट डाउन कर देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। अब मुख्य देखते हैं। देखो जिन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, फिर मैं एमसीक्यूज़ में आपसे इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पुट अप करूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उन पर नज़र डालते हैं। पहला प्रिंसिपल है समानता और गैर भेदभाव, इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। क्या मतलब है इस चीज़ का, कि भाई सभी बच्चों के साथ में जो अलग अलग आधार पर बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं उन पर टीचर जो है एक समान रूप से उनको शिक्षा देगा और कोई भी भेदभाव नहीं करेगा किसी भी बच्चे के साथ। तो ये एक पहला प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करना है समावेशी शिक्षा में। दूसरा आता है विविधता को संसाधन मानना। तो देखो विविध क्लास है आपके पास, कक्षा में क्या होगा, विविधता होगी। तो विविधता से आपको डरना नहीं है। एज ए टीचर यहाँ पर बात हो रही है कि टीचर को विविध प्रकार के बच्चों को देख के घबराना नहीं है कि मैं इनको किस तरीके से पढ़ाऊँ, ऐसी सोच मन में नहीं लानी है, बल्कि उन बच्चों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना है। जो विविध प्रकार के बच्चे एक क्लास में हैं उनको एक संसाधन के लिए, सीखने के अनुभव को समृद्ध करने वाले संसाधन के रूप में आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 3, जो थर्ड प्रिंसिपल है भागीदारी और सशक्तिकरण, यानी कि पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। अब इसमें क्या है कि छात्रों को सक्रिय रूप से अपनी शिक्षा में भाग लेने के लिए आपको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। जो आप लर्निंग करा रहे हो, अब कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि किसी क्रियाकलाप के माध्यम से, यानी कि किसी क्रिया के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से, यानी कि करके सीखने की जो
लर्निंग होती है, अधिगम होता है, उसके माध्यम से आपको बच्चों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना है शिक्षा में भाग लेने के लिए, शिक्षा को सीखने के लिए। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4, समर्थ वातावरण। एक ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे अपने आप को सुरक्षित समझें और उनका इंटरेस्ट बना रहे। मेन चीज़ क्या है कि बच्चा अगर किसी भी चीज़ में दिलचस्पी लेगा तो उसको सीखेगा, समझेगा और अपनी लर्निंग को अच्छा बनाएगा। तो वो कैसे पॉसिबल है? जब आप उसको एक सम्मिलित या फिर समर्थक वातावरण देंगे, एक समर्थक और लचीला सीखने का वातावरण आप उनके लिए तैयार करेंगे, तो वही एक आपकी सफल समावेशी शिक्षा, समावेशी क्लास कहलाएगी। 5वां पॉइंट आता है सहयोगात्मक सीखना, जिसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेटिव लर्निंग से क्या मतलब है कि भाई जो छात्र होते हैं या फिर शिक्षक हैं या उनके माता पिता या फिर समुदाय के बीच में सहयोग ही समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक है। देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए अध्यापक यानी कि टीचर ही जिम्मेदार नहीं है, कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी जो है टीचर की नहीं है। टीचर के साथ साथ बच्चों की भी जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ माता पिता की भी जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ जो हमारी सोसाइटी है उसकी भी पूर्ण जिम्मेदारी है कि हम एक समावेशी शिक्षा का निर्माण कर सकें। तो आई होप प्रिंसिपल्स ऑफ समावेशी शिक्षा आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा को लागू करने की क्या क्या हमारे पास रणनीति होनी चाहिए कि किसी भी हम क्लासरूम में हम समावेशी शिक्षा को लागू करना चाहते हैं तो भाई क्या क्या हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। देखो, पहली चीज़ होनी चाहिए आंतरिक निर्देश यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की कुछ निर्देश हमारे टीचर्स के पास ऐसे होने चाहिए जिससे वो समावेशी शिक्षा को आसानी से लागू कर सकते हैं। जैसे कि जो शिक्षण विधियां हैं और जो शिक्षण की सामग्री है, सिखाने की जो शैलियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्लासरूम में जाना है। सेकंड पॉइंट आता है सार्वभौमिक शिक्षक डिज़ाइन। कैसा आपको, अब टीचर के लिए क्या है, एक प्रकार की चुनौती भी है कि आप समावेशी शिक्षा को पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि यूडीएल पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। यूडीएल का मतलब सार्वभौमिक शिक्षक डिज़ाइन। इसमें जो पाठ्यक्रम होता है और उसमें जो निर्देश दिए गए होते हैं तो वो इस तरीके से डिज़ाइन करने हैं आपको कि सभी छात्रों तक आसानी से उसको पहुंचाया जा सके, सभी छात्र जो भी आपने अपना पाठ्यक्रम तैयार किया है उसको आसानी से समझ सकें और उसका उपयोग लर्निंग में कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं, जिसको हम बोलते हैं आईईपी। आईईपी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? समावेशी शिक्षा में ही किया जाता है। समावेशी शिक्षा में उन स्टूडेंट्स के साथ में ज़्यादा किया जाता है आईईपी का इस्तेमाल, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, जिसको व्यक्तिगत शिक्षक योजनाएं कहते हैं। छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य विकसित करता है। क्या करता है? आईईपी। समझ में आ गई? विशिष्ट बालकों के लिए, अभी विशिष्ट बालक क्या होते हैं? जिनकी सामान्य बालकों से विशिष्ट कुछ ज़रूरतें होती हैं। जैसे कि कोई बच्चा विकलांग है, वो चल नहीं सकता, तो सामान्य बच्चा तो चल सकता है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम रेडी करेंगे कि इस बच्चे को क्या चीज़ हमें एक्स्ट्रा देनी है जिससे कि दूसरे बच्चों के साथ मिलकर अधिगम को पूरा कर सके, लर्निंग को कर सके और सीख सके। तो ऐसे प्रोग्राम जो डेवलप करते हैं टीचर, जिसमें बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाता है, तो उसको हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बोला जाता है। नेक्स्ट आता है सहपाठी शिक्षा और सहयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि समावेशी शिक्षा में सहपाठी शिक्षा यानी कि मिलकर, एक दूसरे के साथ छात्रों को मिलाकर और सहयोग की भावना से जब आप पढ़ाते हैं, यानी कि पीयर सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन जिसको हम बोलते हैं, सहपाठी ट्यूटिंग और समूह गतिविधि को जब हम प्रोत्साहित करते हैं तो उसी को हमें बोला जाता है, यानी कि ये एक क्या है, एक स्ट्रैटेजी है जिससे कि आप समावेशी शिक्षा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्यावसायिक विकास। समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं भाई, प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करना। देखो, समावेशी शिक्षा को संपूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रभावी रूप से चलाने के लिए शिक्षा को एक जो शिक्षक हैं, जो टीचर है, उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, साथ साथ सही मात्रा में संसाधन भी उनके पास में होने चाहिए। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हम इस्तेमाल करके समावेशी शिक्षा को लागू कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भाई क्या क्या लाभ हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हम समावेशी शिक्षा को लगाना चाहते हैं। तो पहला, सुधारात्मक शैक्षिक परिणाम यानी कि इम्प्रूव्ड एकेडमिक आउटकम। इसके माध्यम से क्या होगा, जो सुधारात्मक जो परिणाम हैं वो
बेहतर निकल के आएंगे छात्रों के टर्म्स में, यानी कि उनके पाठ्यक्रम और उच्च उम्मीदों के कारण अकादमिक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा जब हम समावेशी शिक्षा को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सामाजिक और भावात्मक विकास, इसके माध्यम से क्या होगा भाई, सोशल और इमोशनल ग्रोथ होगी। समावेशी शिक्षा सामाजिक इंटरेक्शन और मित्रता को बढ़ावा देती है, जिससे छात्रों के सामाजिक कौशल और आत्मसम्मान में सुधार होगा। तो ये इसका दूसरा लाभ है। थर्ड जो पॉइंट है, सांस्कृतिक दक्षता यानी कि कल्चरल कॉम्पिटेंस। अब आप कहोगे भाई समावेशी शिक्षा से हम सांस्कृतिक दक्षता को कैसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। देखो, एक बच्चा है वो अपनी कल्चर को कैरी करता है, ठीक है, दूसरा बच्चा अपनी कल्चर को कैरी करता है। तो जब दोनों बच्चे एक क्लासरूम में आके पढ़ेंगे और अपने विचार को साझा करेंगे तो यहाँ से हम सांस्कृतिक दक्षता को बढ़ा सकते हैं। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4, रिडक्शन इन स्टिग्मा। समावेश में क्या करना है, विकलांगता से जुड़े जितने भी हमारे कलंक हैं उनको कम करने के लिए। कलंक का मतलब क्या है कि भैया डिसेबिलिटी की वजह से हम ये नहीं कर पाते हैं, डिसेबिलिटी की वजह से हम अपनी लर्निंग नहीं कर पाते, हम दूसरे बच्चों की तुलना में पीछे रह गए। तो इस प्रकार की मानसिकता को कम करने के लिए समावेशी शिक्षा का उपयोग और समावेशी शिक्षा का लाभ है। तो ये हो गई बात भाई हमारी समावेशी शिक्षा के टॉपिक की, यानी कि थ्योरी वाले पार्ट की। बात क्लियर हो गई। यहाँ से हमने थ्योरी क्लियर कर ली है अपनी समावेशी शिक्षा के, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर लिए। अब देखते हैं कि भाई आप लोगों ने कितना समझ लिया है। क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, इंक्लूसिव एजुकेशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है? विकलांग बच्चों को अलग करना? बिल्कुल नहीं। सभी बच्चों को एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान करना? बिल्कुल सही है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष ध्यान देना? नहीं। विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाना? नहीं। आपको क्लियर हो गई बात। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान करना ही इंक्लूसिव एजुकेशन है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंक्लूसिव क्लासरूम की विशेषता नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा गया, नॉट पूछा गया। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। विविध छात्र समूह, विवेचन युक्त शिक्षा का उपयोग, क्षमताओं के आधार पर पृथक करना या शिक्षकों और छात्रों के बीच सहयोग। अब इसमें पूछा गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या एक विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो देखो, छात्रों और शिक्षकों के बीच सहयोग क्या एक विशेषता नहीं है? विशेषता है ये। तो इसीलिए हमें ये ऑप्शंस को चूज करना है। इन्होंने पूछा था जो एक विशेषता नहीं है वो आपको बताना है कि नॉट वाले ऑप्शंस को हमें चूज करना था। तो क्षमताओं के आधार पर पृथक करना, भाई ये तो विशेषता है। छात्रों, शिक्षकों और छात्रों के बीच में सहयोग की भावना एक विशेषता है। क्षमताओं के आधार पर पृथक करना, कि आप बच्चे की क्षमता देख रहे हैं उसके आधार पर उसको डिवाइड कर रहे हैं कि इस बच्चे की क्षमता कम है सीखने की तो इसे अलग कर दो, दूसरे बच्चे की क्षमता ज़्यादा है तो उसको अलग कर दो। तो इस प्रकार का कोई भी चीज़ को समावेशी शिक्षा सहयोग नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, कोई विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी आप यहाँ पर चूज करेंगे दूसरे के लिए। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, भारत में विकलांग बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को कौन सा कानून लागू करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जी नहीं, ये क्या है? शिक्षा का, ये तो समानता का अधिकार है 2009। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 यानी कि NEP, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। लेटेस्ट NEP प्लान भी आ गया है जो 2020 का है, और उसके बाद अब जो है 2023 भी अपडेट हो गया है। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये उसको PWD 1995, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए नहीं है भाई। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, देखो अभी बताता हूँ 2016, तो राइट आंसर क्या? तीसरे के लिए डी। अब मैंने डी क्यों लिया, सी क्यों नहीं लिया? देखो दोनों ही क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट PWD क्या है 1995 में दिया गया एक ऐसा नियम है जिसके माध्यम से जो विकलांग बच्चे हैं उनके अधिकारों को संरक्षित किया गया है इस नियम के माध्यम से। अब ऑप्शन डी में क्या है, अब डी में कुछ बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ को ऐड भी किया गया था, यानी कि अपडेट किया गया था। PWD 1995 को 2016 में कुछ नई अक्षमताओं को ऐड किया गया है, तो इसलिए हमने ऑप्शन डी को चूज़ किया गया। ठीक है, विकलांग बच्चों के लिए जो अपडेटेड नियम है वो 2016 का है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, जिसको हम बोलते हैं IEP। क्या है भैया, अब आपको बताना है। सभी छात्रों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम से संबंधित योजना, जी नहीं। विशेष शिक्षक आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना, बिल्कुल सही है भाई, गलत नहीं कहेंगे इसे। शिक्षा की गतिविधि के लिए कार्यक्रम बनाना, शिक्षक प्रदर्शन का एक मूल्यांकन करने की विधि, बिल्कुल नहीं भाई, ये मूल्यांकन करने की विधि नहीं है, ये विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए
एक व्यक्तिगत जो शिक्षक योजना बनाएगा, शिक्षा की जो योजना बनाएगा टीचर, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड टीचर प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन 5, इंक्लूसिव क्लासरूम में कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? समावेशी शिक्षा में कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? व्याख्यान होगी यानी कि लेक्चर मेथड होगा, समूह कार्य यानी कि ग्रुप या फिर पीयर ट्यूटोरिंग होगी, सभी छात्रों को समान कार्य सौंपना, जी नहीं, या फिर कठोर सीटिंग व्यवस्था करना? तो देखो यहाँ से आप ऑप्शन बी को चूज करेंगे। ये देखो समूह कार्य यानी कि ग्रुप टीचिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसको अभी मैंने ऊपर बताया था, या फिर पीयर सहपाठियों द्वारा अपने अनुभवों को अपने सहपाठियों के साथ में साझा करके जब हम सीखते हैं तो वो समावेशी शिक्षा में सबसे अच्छी रणनीति है पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंक्लूसिव क्लासरूम में सहायक तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सहायक तकनीक है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों की आवश्यकताओं को समाप्त करना, विकलांग छात्रों के लिए सीखने को बढ़ाना, पारंपरिक शिक्षा विधि का उपयोग सीमित करना, या फिर छात्रों को उनकी क्षमताओं के आधार पर पृथक करना? तो देखो इंक्लूसिव एजुकेशन कभी भी बच्चों को पृथक यानी कि सेपरेट नहीं करता, अलग नहीं करता। तो ऑप्शन डी तो यहाँ से आप हटा दो बिल्कुल आंख बंद करके। पारंपरिक शिक्षण विधि का उपयोग सीमित करना, बिल्कुल नहीं जी। शिक्षकों की आवश्यकताओं को समाप्त करना, तो यहाँ शिक्षकों का तो रोल खत्म कर दो फिलहाल के लिए। क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी, विकलांग छात्रों के लिए सीखने को बढ़ावा देना। इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य तो वैसे समानता का अधिकार भी है, लेकिन इसमें डिसेबिलिटी वाले यानी कि विकलांग बच्चे भी आते हैं तो उनको भी सीखने के अवसर मिलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन 7, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। अभी हमने देखा यूडीएल भी देखा हमने, और क्या देखा था? आईईपी देखा था। तो दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। आईईपी किसके लिए होता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए टीचिंग प्लान बनाना हमारे पास क्या कहलाता है? आईईपी कहलाता है। यूनिवर्सल डिज़ाइन यानी कि समान रूप से कैरिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करना, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग कहलाता है। को किस प्रकार से वर्णित किया गया? अब आप बता सकते हो। शिक्षा के लिए एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण, या फिर कक्षा की गतिविधि को सभी छात्रों के लिए सुलभ बनाना, प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग पाठ्य योजनाएं बनाना, या कक्षा में तकनीक का उपयोग सीमित करना। तो देखो राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे कि यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, कक्षा की गतिविधि को सभी छात्रों के लिए सुलभ बनाना आपको क्या है? यूडीएल कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8, इंक्लूसिव एजुकेशन से विकलांगता रहित छात्रों के लिए कौन सा मुख्य लाभ होता है? विकलांगता रहित पूछा है, यानी कि जो डिसेबल्ड नहीं है उन छात्रों के लिए कौन सा मुख्य लाभ मिलेगा? शिक्षक से कम ध्यान मिलेगा, जी नहीं। विविध और विभिन्न दृष्टिकोणों के संपर्क में आना, कम शैक्षणिक प्रदर्शन, कम सामाजिक इंटरेक्शन। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? जो मुख्य लाभ मिलेगा विविधता और विभिन्न दृष्टिकोणों के संपर्क में आना। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर हमारे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया है। देखो विविधता के आधार पर विभिन्न दृष्टिकोणों के संपर्क में आना, कि अलग अलग पृष्ठभूमि से सामान्य बच्चों को दूसरे बच्चे मिलेंगे जिससे उनके कल्चर को भी सीख सकते हैं, उनकी भाषा को भी सीख सकते हैं, और अपने अनुभवों को उनके साथ साझा भी कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इंक्लूसिव क्लासरूम में विशेष शिक्षक की कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण है? केवल विकलांग छात्रों को ही सिखाता है इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर? जी नहीं। सामान्य शिक्षकों के साथ सहयोग करके सभी छात्रों का समर्थन करता है। विकलांग छात्रों के लिए अलग कक्षाएं बनाना, स्कूलों में मुख्य रूप से अनुशासन लागू करना। तो क्या राइट आंसर रहेगा? सामान्य शिक्षकों के साथ सहयोग करके सभी छात्रों का समर्थन करना। कहने का मतलब है टीचर सभी प्रकार के बच्चों का समर्थन करेगा और सभी को सहयोग की भावना से सिखाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा दृष्टिकोण विभिन्न क्षमताओं वाले छात्रों को एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है? प्रतिस्पर्धा शिक्षा, सहकर्मी सहायता प्राप्त शिक्षा, व्यक्तिगत अध्ययन, या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा? तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास? सहकर्मी सहायता प्राप्त शिक्षा। सहकर्मी सहायता प्राप्त मतलब यानी कि कॉर्पोरेटिव लर्निंग। आप सहयोग की भावना से ज़्यादा सीख सकते हैं भाई, प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा नहीं सीख सकते, व्यक्तिगत अध्ययन से आप इतना नहीं सीख सकते, शिक्षक केंद्रित शिक्षा से आप इतना नहीं सीख सकते जितना आप सहयोग की भावना, यानी कि आप अगर कोई एक कार्य ग्रुप में कर रहे हैं या ग्रुप में आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में अपने सहपाठियों के साथ में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप जल्दी लर्निंग करेंगे रेदर देन जो आप प्रतिस्पर्धा से देखें या व्यक्तिगत अध्ययन से देखें। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट LRE शब्द का क्या
दर्शाता है। छात्रों को विशेष स्कूलों में रखना, विकलांगताओं वाले छात्रों को नियमित कक्षाओं में शिक्षा देना जितना संभव हो, विकलांग छात्रों को शिक्षा के दौरान पृथक करना, सभी छात्रों को समान कार्य सौंपना उनकी क्षमताओं की परख किए बिना। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, विकलांगता वाले छात्रों को नियमित कक्षाओं में शिक्षा देना जितना संभव हो। देखो जो विकलांग छात्र होते हैं उनको आप अलग ना करके, जो नियमित रेगुलर रूप से क्लास चल रही है उनके साथ में अगर मिलाकर आप पढ़ाओगे तो उसको क्या बोलेंगे, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, यानी कि आप कम से कम बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट मतलब रोक रहे हैं, एक साथ आप उनको फ्रीडम दे रहे हैं, एक सुलभ एनवायरनमेंट दे रहे हैं। बात क्लियर हो गई? तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षण को विभेदित करने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी है? क्या बोल रहे हैं, शिक्षण को विभेदित करने के लिए, डिफरेंशिएटेड करने के लिए, सभी छात्रों के लिए समान कार्य प्रदान करना, विभिन्न शिक्षण विधियों और सामग्रियों का उपयोग करना, केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सिखाना, व्यक्तिगत शिक्षण शैलियों को अनदेखा करना। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास, विभिन्न शिक्षण शैलियों की विधियों और सामग्रियों यानी कि रिसोर्सेज का, विविधताओं को ही रिसोर्स बनाया जाए, जैसे अभी हमने ऊपर सीखा था, अलग अलग शिक्षण शैलियों का इस्तेमाल करना ही समावेशी शिक्षा को सफल बनाना, एक उचित रणनीति, एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे भाई इंपॉर्टेंट कुछ 12 क्वेश्चन। आई होप समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्या कहना चाह रहे हैं हम समावेशी शिक्षा के माध्यम से, क्या बेनिफिट्स हैं, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट डाउन करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नई क्लास के साथ में जिसमें हम डिसेबिलिटी वाले सेक्शन को डील करेंगे, सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं किया तो जरूर कनेक्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।